हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से लास्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं एंड टॉपिक इज कोलिजन। कोलिजन को स्टार्ट करते हैं। कोलिजन होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, कोलिजन को आप ऐसे एग्जांपल से समझना। कोलिजन मीन्स होता है टक्कर। जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे से टक्कर करती है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं बेटा? कोलिजन। तो कोलिजन क्या होगा बच्चों? कोलिजन होगा if two bodies physically collide to each other, if two bodies physically collide to each other or path of one body is affected by the force and path of one body is affected by the force exerted by other is called collision। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोलिजन क्या होता है? if two bodies physically collide to each other, if two bodies physically collide to each other or path of one body is affected by the force exerted by other is called collision, is called collision। दो बॉडी फिजिकली कोलाइड करती है और एक का पाथ क्या हो जाए? अफेक्टेड हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम? कोलिजन। और टाइप्स ऑफ कोलिजन अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? और कोलिजन के फर्स्ट टाइप में स्टडी कर रहे हैं हम इलास्टिक कोलिजन। कौन सा स्टूडेंट्स? इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन होता है इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, if there is no loss of kinetic energy in collision then it is called elastic collision। अगर टक्कर होने के पश्चात कोलाइड करने के बाद में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, इट्स मीन जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में रहे, तो इस कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, if there is no loss of kinetic energy, if there is no loss of kinetic energy during a collision then it is called elastic collision, it is called elastic collision। और elastic collision की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा? रिमेन्स कंजर्व्ड। इट्स मीन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहेगा। इट्स मीन लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी है द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड रहेगी। इट्स मीन क्या होगा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बिफोर द कोलिजन, जो टोटल एनर्जी होगी वही आफ्टर द कोलिजन होगी। एंड थर्ड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड रहेगी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व इन कोलिजन, ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व इन कोलिजन आर कंजर्वेटिव फोर्स। जो इस इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्स अप्लाई होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स। और मैं कंजर्वेटिव फोर्स आपको बताया था क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं if the work done by a body, if the work done by a force does not depend on the path, does not depend on the path, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एग्जांपल समझेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं दोज फोर्सेज विच डिपेंड या द वर्क डन बाय ए फोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं द वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिपेंड ऑन द पाथ, इज डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जैसे फ्रिक्शन फोर्स होगा, पाथ पे डिपेंड करेंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वर्क में एनर्जी की मीन्स ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, वर्क करने में क्या होगी? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स जो क्या होते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, आप किसी भी प्लेस पे किसी भी जगह रख दो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कितना
फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बट जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा किस सरफेस पे कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है। तो जो ऐसे फोर्सेज होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते वे होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ओके स्टूडेंट्स, जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेज होते हैं वे सारे फोर्सेज कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और सबसे एक फिफ्थ पॉइंट इसका होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट होता है द मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट कन्वर्ट इन लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो जो इसमें मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो किसमें, किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, ना लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ना हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ना साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एग्जाम्पल क्या होता है, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, इफ देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, if there is loss of kinetic energy during collision, if there is loss of kinetic energy during collision then it is called inelastic collision, it is called inelastic collision। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, if there is loss of kinetic energy, if there is loss of kinetic energy during collision then it is called inelastic collision। और inelastic collision में क्या होगा, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्टूडेंट्स में क्या क्या होगी ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्टूडेंट्स इसकी, इसमें क्या था, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। और इसमें भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इट्स मीन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये भी कंजर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व्ड। इट्स मीन्स कांस्टेंट रहेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगा, जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम होगा उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम होगा। सेकंड पॉइंट है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मीन कंजर्व्ड रहेगी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। और इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। और इसमें मोस्टली क्या होता है, ऑल फोर्सेज आर मोस्टली सम और ऑल फोर्सेज, कुछ भी हो सकते हैं, सारे फोर्सेज हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन कंजर्वेटिव। और इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट क्या होता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे दो टॉपिक हो गए। इसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड टॉपिक क्या होता है स्टूडेंट्स, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट हमारा इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन, और थर्ड जो होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ टू बॉडीज कोलाइड टू ईच अदर, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड आफ्टर कोलिजन मूव्स एज ए सिंगल बॉडी, आफ्टर कोलिजन मूव्स एज ए सिंगल बॉडी। दोबारा समझेंगे, टू बॉडीज हैं और कोलाइड किया और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, मूव्स एज ए सिंगल बॉडी, मूव्स एज ए सिंगल बॉडी विद कॉमन वेलोसिटी, विद कॉमन वेलोसिटी, देन दिस कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दिस कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दोबारा मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव्स एज ए सिंगल बॉडी, मूव्स एज ए single body with common velocity, then this collision is called perfectly in elastic collision, this collision is called perfectly in elastic collision। और इसके बाद होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा स्टूडेंट्स, सुपर इलास्टिक कोलिजन। और सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, if the kinetic energy after collision, if the kinetic energy of a body after collision increase, if the kinetic energy of the body after collision increase then it is called super elastic collision, it is called super elastic collision। अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सुपर इलास्टिक कोलिजन। और इसके बाद होता है हेड ऑन। क्या होता है स्टूडेंट्स, हेड ऑन
और वन डायमेंशन कोलिजन, हेड ऑन भी बोलते हैं और इसको वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना है। वन डायमेंशनल कोलिजन होता है इफ टू बॉडीज moves along a straight path, if two bodies moves along a straight path after and before collision, after and before collision, collision के बाद भी और उससे पहले भी दोनों एक स्ट्रेट पाथ में सेम डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती है, सेम डायरेक्शन में मोशन करती है, तो इस कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन और वन डायमेंशन कोलिजन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ टू बॉडीज मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ, मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ after and before and after collision, before and after collision is called head on and or one dimensional collision, is called head on or one dimensional collision। और इसके बाद होता है टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है, if two bodies after collision, if two bodies after collision क्या होता है, moves in a plane, moves in a प्लेन। अगर टू बॉडीज क्या होता है आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एक प्लेन में मोशन करती हैं, तो इस कोलिजन को बोलते हैं हम टू डायमेंशनल कोलिजन। और इसमें जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड में जो गोटी होती है ना, उसमें जो कोइन से खेलते हैं वो क्या होता है, इस तरह से कोलाइड करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो एक प्लेन में होता है, एक प्लेन सरफेस होगा यानी टू डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। जैसे क्या होगा कैरम बोर्ड में जो कोलिजन होता है तो कोइन का वो क्या होगा, एक टू डायमेंशनल कोलिजन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, और वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसमें, कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन इन वन डायमेंशन। और कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन को हम क्या, इससे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेट टू बॉडीज ए बी ऑफ मास m1 एंड m2, लेट टू बॉडीज ए बी ऑफ मासेस m1 एंड m2, masses m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2, moving with initial velocity u1 and u2 and after collision moves with, after collision moves with velocity v1 and v2, after collision moves with velocity v1 and v2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन। तो कोलिजन के टाइम पे ये बॉडीज क्या है, एक दूसरे से ऐसे कोलाइड कर रही हैं, और ये आफ्टर कोलिजन, ये क्या है आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या है, v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। मैं एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेट टू बॉडीज ए बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 इन वन डायमेंशन, इन ऐसे भी बोल सकते हैं वन डायमेंशन या अलोंग स्ट्रेट पाथ, अलोंग स्ट्रेट पाथ एंड आफ्टर कोलिजन मूव्स विद वेलोसिटी v1 एंड v2, आफ्टर कोलिजन मूव्स विद वेलोसिटी v1 एंड v2, देन लीनियर मोमेंटम, देन लीनियर मोमेंटम in elastic collision, in elastic collision remains conserved। तो जो इलास्टिक कोलिजन होगा वो कैसा होगा, कंजर्व होगा। इट्स मीन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा स्टूडेंट्स, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इक्वल किसके होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये होगा आफ्टर कोलिजन। तो जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो बिफोर कोलिजन कितना होगा, m1 u1, लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2 और इक्वल किसके होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस m1 v1 को तो हम इस साइड लेके आ जाते हैं और m2 u2 को इस साइड लेके चले गए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इधर कैसे हो जाएगी, निगेटिव। तो दोनों में से m1 कॉमन आ गया, तो u1 निगेटिव v1 और इक्वल m2 इंटू v2 निगेटिव u2। हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, क्या आ गई इस इक्वेशन फर्स्ट। एंड काइनेटिक एनर्जी
आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है बट काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो इट्स मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर और इक्वल हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो 1/2 इसमें भी सभी में है, कॉमन लेके कैंसिल हो गया। बिल्कुल उसी तरह से हाफ m1v1 स्क्वायर को इस साइड और m2u2 स्क्वायर को इस साइड रखेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से वैल्यू आ गई m1u1 स्क्वायर निगेटिव m1v1 स्क्वायर और इक्वल दूसरी साइड हो गया m2v2 स्क्वायर निगेटिव इसको m2v2 स्क्वायर ऐसे रखा और ये साइड में निगेटिव हो गया m2u2 स्क्वायर। इन दोनों में से m1 को कॉमन रखा तो ये आ गया u1 स्क्वायर निगेटिव v1 स्क्वायर और इक्वल इन दोनों से m2 को कॉमन रखा तो v2 स्क्वायर निगेटिव u2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर निगेटिव b स्क्वायर का और इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू a निगेटिव b a पॉजिटिव b। तो u1 निगेटिव v1 और u1 प्लस v1 और इक्वल होगा m2 इंटू ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से v2 निगेटिव u2 और इंटू v2 प्लस u2 इक्वेशन सेकेंड। तो इस इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जब इसके अपॉन में इस वैल्यू को रखेंगे तो m1 से m1 कैंसिल, u1 निगेटिव v1 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी u1 प्लस v1 और इक्वल। जब इस साइड डिवाइड करेंगे तो m2 से m2 कैंसिल, v2 निगेटिव u2 कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू बचती है v2 प्लस u2। तो अब इससे आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं u2 को इस साइड लेके आ गए और v1 को इस साइड, तो u1 निगेटिव u2 और इक्वल हो गया v2 निगेटिव v1। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। These are relative velocity before and after collision. तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ से कुछ भी वैल्यू इसे पुट कर लेते हैं। हम यहाँ से ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं इसमें। तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लो तो v2 कितना होगा स्टूडेंट्स, v2 इक्वल हो जाएगा यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू इधर निगेटिव, तो u1 प्लस v1 निगेटिव u2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो m1u1 और प्लस m2u2 और इक्वल कितना हो गया m1v1 प्लस और m2v2 और m2v2 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से u1 प्लस v1 निगेटिव u2। क्लियर हो रहा है। m1u1 प्लस m2u2 ऐसे ही रखा स्टूडेंट्स, m1v1 को रखा ऐसे ही, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी m2u1 प्लस m2v1 और निगेटिव m2u2। तो हमें यहाँ से केवल v1 की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को तो यहीं पे रखा, बाकी ये दोनों वैल्यू इस साइड उठा के लेके आ जाएंगे। तो निगेटिव m2u2 इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू इधर निगेटिव। तो यहाँ से m1u1 और निगेटिव हो जाएगा m2u1 और ये पॉजिटिव m2u2 और ये निगेटिव वैल्यू भी इस साइड में हो गया m2u2। ये वैल्यू निगेटिव थी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव थी तो निगेटिव, ये दोनों वैल्यू ऐसे रखी और इस साइड में इन दोनों में से कॉमन आ गया v1। क्या आ गया स्टूडेंट्स, जब v1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट से बाहर आ गया v1। तो यहाँ इन दोनों से कॉमन आ गया u1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 निगेटिव m2 और इंटू u1 प्लस और ये हो गया 2m2u2 और इक्वल आ गया m1 प्लस m2 इंटू v1। ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया इस साइड में, तो v1 इक्वल, तो इससे डिवाइड कर देंगे दोनों को। ये फॉर्मूला आ गया m1 निगेटिव m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 और इंटू में क्या है u1, इंटू में क्या है स्टूडेंट्स u1 प्लस 2m2 के अपॉन में रखेंगे 2m2 अपॉन
m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई में क्या रखा u2, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई v1। वेलोसिटी v1 किसकी है, फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन। अगर हम यही वैल्यू यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल के रखी इस इक्वेशन में, अगर हम यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल के रखते हैं तो v2 आ जाएगा बिल्कुल सिमिलरली ऐसी। सिमिलरली अगर हम ये वैल्यू निकाल के रखते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से जो v2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको देखते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाता है ये v2 इक्वल m2 निगेटिव m1 और अपॉन में यहाँ से आता है m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे, m1 निगेटिव m2 की जगह क्या होगा, m2 निगेटिव m1 क्या होगा स्टूडेंट्स, m2 निगेटिव m1 और अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे जो u1 था वहाँ पे आ जाता है u2, क्या आता है स्टूडेंट्स u2, और 2m2 की जगह आ जाता है 2m1 और अपॉन में m1 प्लस m2, और जहाँ ये वैल्यू थी u2 उसकी जगह आता है u1। तो बिल्कुल सिमिलरली क्या करते हैं, यहाँ से इस बार v1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वेलोसिटी v2 आ जाती है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स।